हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस में। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले आप क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े होंगे। रिलेशन के बारे में कुछ बात की गई होगी और फंक्शन के बारे में। तो रिलेशन होता है क्या आप जान रहे होंगे, तो उसको भी हम समझेंगे। रिलेशन है क्या, फंक्शन है क्या, इसका रियल लाइफ में यूज किया है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशन होता है क्या? रिलेशन आप अपने डेली लाइफ में भी देख रहे हो। जैसे कि आप रिलेशन बनाते हो, जैसे आपका हाइट, यानी जो इंडिया के पीपल हैं, यानी लोगों के बीच में जो उनका एज है, एज से हाइट के बीच में रिलेशन बन सकता है। अगर कोई बोल दे यहाँ पर उनकी एज है और यहाँ पे उनकी हाइट है, ठीक है, तो क्या रिलेशन आप बना सकते हो एज और हाइट के बीच में, लोगों के बीच में? तो बना सकते हो। भाई किसी की उम्र 5 साल है तो हाइट मान लेते हैं, हाइट आपका है इंच में, ठीक है, तो उसकी हाइट 20 इंच है यहाँ पे। अगर किसी की उम्र 6 साल है, ठीक है, मान लेते हैं 30 इंच है, ये वाली 40 इंच, ठीक है, 5 ईयर 30, 6 ईयर 40, ऐसा ही अलग अलग एज पर अलग अलग आपकी हाइट आएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी का 6 ईयर है और 7 ईयर है, 6 ईयर पे भी 40 है और 6 ईयर पर किसी का 42 इंच हो सकता है भाई 6 साल का बच्चा है 40 इंच का है, हो सकता है 6 साल का बच्चा 42 इंच का भी मिल जाए, तो रिलेशन बन सकता है। रिलेशन के लिए भाई पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो एज और हाइट के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो। रिलेशन यही कहता है ना कि दो नॉन इम्पटी सेट के बीच में एक कंडीशन के तहत रिलेशन हो, तो उसी को हम रिलेशन हो यानी पेयर्स के रूप में हो तो एक रिलेशन है। तो भाई एज और हाइट में आप रिलेशन बना सकते हो। तो वो कैसा हो सकता है? जैसे आप लिख सकते हो 5 का 30 के साथ हो गया, एक 6 वाला 40 के साथ है, फिर 6 वाला 40, 42 ऐसे है, 7 वाला भी 42 हो सकता है। लेकिन क्या ये फंक्शन है? एज और हाइट में फंक्शन हो सकता है? नहीं। फंक्शन होने के लिए क्या है कि हर एक पहले सेट के एलिमेंट की पार्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज। जैसे 6 साल का है तो 40 ही हो, ये नहीं कि फिर 6 साल का है तो 42 हो जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो एज और हाइट में रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि भाई दो पीपल हैं, एक की उम्र 20 साल है, एक की 21 साल है, तो 20 साल की भी 5 फीट हाइट हो सकती है, 21 साल की भी 5 फीट हाइट हो सकती है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है। आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल समझोगे रिलेशन एंड फंक्शन का। जैसे आप बताते हो कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर टाइम के साथ साथ वेरी होता रहता है, तो वो फंक्शन हो सकता है। अगर मान लो आपने 10 बजे मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर नापा तो कुछ आया, फिर जैसे ही 10:30 बजे तो कुछ टेम्परेचर अलग आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे फंक्शन हो सकता है, रिलेशन भी हो सकता है। आप ये भी जाना होगा कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन में समझा रहा हूँ आपको, तो रिलेशन का आप डिफिनेशन जान लीजिए, थोड़ा बड़ा सुन लीजिए। रिलेशन एक सेट, एक नॉन इम्पटी सेट ए, यानी एक नॉन इम्पटी सेट ए और एक नॉन इम्पटी सेट बी के बीच में होता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, इनके बीच में एक रिलेशन होगा। वो एक स्पेशल कंडीशन हो सकता है, कंडीशन मतलब शर्त, ये तो एक रिलेशन मिलेगा। तो ये नॉन इम्पटी सेट के बीच में होता है। तो जो रिलेशन होता है, देखो वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप पढ़े होंगे। जैसे मान लो ये 2 एलिमेंट यहाँ पर हैं, 3 एलिमेंट यहाँ पर हैं, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 × 3 होगा कि नहीं? 2 × 3। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा? 6, 2 3 6। तो जो रिलेशन होता है वो सबसेट हो सकता है ए क्रॉस बी का या उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि रिलेशन है क्या, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। और देखो यहाँ पर दिया गया एक रिलेशन ए और बी के बीच में है। ए और बी क्या है भाई? ए के एलिमेंट है, यानी ए के अंदर पाए जाते हैं। और कंडीशन क्या है? देखो यही कंडीशन है, मैं जिस कंडीशन की बात कर रहा था कि रिलेशन हमेशा एक शर्त पर है। तो ये वाला देखो, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो इसी में आपको बनाना है रिलेशन आने, यानी ए से ए में ही रिलेशन है। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम ए टू ए, यही रिलेशन है। ए आपका पहला सेट भी है, ए आपका दूसरा सेट भी है। तो ए ग्रेटर देन बी में क्या होगा? देखो 5 4 6 4 9 4 9 5 9 6 6 5 भी एक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब तो कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। ए वाला वैल्यू बड़ा होगा, देखो सब में बड़ी है ना ये वाली वैल्यू, ठीक है।
तो एक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब मैं पूछ दूं कि क्या ये रिलेशन जो आया किन के बीच में आया भाई, एक एलिमेंट के बीच ही में आया ना, तो क्या ये सबसेट होगा कि नहीं, किसका सबसेट भाई, ए क्रॉस ए का होगा भाई। ए क्रॉस ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे, 4 4 16, यानी 16 ए क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे आपको। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब आप पढ़ चुके हो बेसिक, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। जैसे देखो एक तो जाना, अगर वो आपको इसके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं 1 1 से मिलेगा तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये, 1 3 से मिलेगा तो ये, फिर 2 1 से मिलेगा तो 2 1, फिर 2 3 से, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे का, तो यहाँ पर 16 ऐसे बनेंगे, तो क्या ये उसमें नहीं होगा, होगा भाई। तो इसीलिए रिलेशन को क्या बोला जाता है, सबसेट ऑफ जिन दो सेट्स का आप रिलेशन बना रहे हो, ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का सबसेट हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया, उसी एग्जाम्पल को रिलेशन ऑन ए ही था, अब मैंने क्या कर दिया कि a प्लस बी ग्रेटर देन 50, यानी a प्लस बी की वैल्यू 15 से अधिक होगी। कोई ढूंढो जिसको जोड़ने पर 15 से अधिक मिल जाए, नहीं मिलेगा। एक चीज़ देखो 9 6 15, ये 15 के बराबर है, तो ये क्या हो गया मेरा वाइड रिलेशन, क्या बोलेंगे, वाइड और इम्पटी रिलेशन, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इम्पटी मतलब खाली है भाई, तो फाई क्या हो गया, फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उसमें भी फाई होगा आपका, ठीक है। तो फाई मतलब इम्पटी रिलेशन है, यानी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बातें हो गई रिलेशन। अब देखो ये कंडीशन दूसरा हो गया, यही सेट है ए वाला ही, उसी के बीच में हमारा क्या है, रिलेशन है अपना। यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी इज़ नेचुरल नंबर, यानी a प्लस बी को जोड़ा जाए तो नेचुरल नंबर मिले। तो अब भाई कोई भी दो एलिमेंट जोड़ लो, इसमें से कोई भी जोड़ो ना, लेकिन 4 और 5 को भी जोड़ोगे तो 9 आएगा, 5 और 6 को भी जोड़ोगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से रिलेशन मिलेंगे ए में ही, तो ये सभी आ जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आर इज़ यूनिवर्सल रिलेशन एंड सबसेट एन इक्वल टू द ए क्रॉस ए, ठीक है। तो आर रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल, क्योंकि भाई सभी तो आप इसका जोड़ो बड़ा यूनिवर्सल, फिर ये नेचुरल नंबर, फिर इनको जोड़ो नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं ए का सभी एलिमेंट ए से रिलेटेड है यूनिवर्सल रिलेशन में, ठीक है। इस प्रकार हम कर सकते हैं ए का सभी एलिमेंट ए से रिलेटेड है, आर इक्वल टू यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल रिलेशन है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, या उसके इक्वल ही बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर हो गया ना, यूनिवर्सल रिलेशन है तो इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। यूनिवर्सल रिलेशन होता है और इम्पटी रिलेशन, उनको हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन, क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन भी, ठीक है। एक और नाम है ट्राइवियल रिलेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है, यानी एकदम या तो न है फाई बोलेंगे, या तो यूनिवर्सल है। फाई मतलब कुछ नहीं, यूनिवर्सल मतलब सभी एलिमेंट ए के आपस में रिलेटेड है। भाई रिलेशन सिर्फ ए पे ही थोड़े नहीं बनेगा, रिलेशन दो सेट के बीच में बना सकते हो, नेचुरल नंबर के बीच बना सकते हो, रियल नंबर के बीच में बना सकते हो। आप रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े होंगे, रियल नंबर के बीच में बनता था, ठीक है। रिलेशंस के टाइप्स पढ़ने, जैसे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, उसको जानेंगे वो क्या होता है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको ये कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है कि अगर आप कोई रिलेशन बना रहे हो सेट पे, जैसे मान लो सेट ए है, ए के एलिमेंट्स कुछ मान लेते हैं हम ऐसे है, ठीक है, यही सेट ए है, इसी में हम रिलेशन बना लेते हैं, बोलेंगे क्या, रिलेशन ऑन ए, यानी ए से ए में रिलेशन है, क्या है बाबू, ए से ए में मेरा रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो भाई रिलेशन है, तो ये कंडीशन क्या बोलता है, इफ़ यदि ए बिलोंग्स आर, यानी ए के एलिमेंट्स आर में होनी चाहिए, आर का मतलब दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। एक ऐसा कंडीशन बना दो जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो जाए, तो ये भी आर में है रिलेशन में। ऐसे 2 2 भी होना चाहिए आर में, 3 3 भी होना चाहिए रिलेशन में, होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना फॉर ऑल, ये सिंबल याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ये हमेशा याद रखिएगा, फॉर ऑल का सिंबल है, यानी सभी के लिए, या फॉर एवरी। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, यानी ए के एलिमेंट्स ए में होंगे, यानी जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो ना, 1 ए में है, 3 है, 2 है, 4 है कि नहीं उसमें, तो सभी एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बाबू, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, बातें क्लियर। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये क्या बोलता है कि अगर इफ़ एंड ओनली इफ़, बोला है ना इफ़ एंड ओनली, इसका मतलब होता है यदि और केवल ए बी रिलेशन में है, यानी ए और बी आपस में रिलेशन में है, ए एलिमेंट होगा सेट ए का, बी क्या होगा, एलिमेंट होगा सेट ए का, रिलेशन में है, तो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट बी ए भी रिलेशन में होगा, यानी जस्ट उसका उल्टा भी रिलेशन में होगा।
फॉर ऑल, सभी ए बी के लिए कंडीशन होनी चाहिए। तो हम बोल कह सकते हैं यानी 1-2 रिलेशन में है तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि 2-1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे आप जितने पेयर बना लो सभी होने चाहिए। जैसे कोई बोल दे 3-4 में बाबू रिलेशन है, देखो रिलेशन कैसे भी लिखते हैं 3 रिलेटेड टू 4, यानी 3 से 4 में रिलेशन है तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा 4 रिलेटेड टू 3, ये होना चाहिए, तभी आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा फॉर ऑल। एक चीज़ याद रखिएगा सभी के लिए। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो यहाँ पर भी बोला इफ़ एंड ओनली, सिर्फ केवल, इफ़ यदि और केवल, ये दोनों होने चाहिए। ये अगर ऐसा ही है तब ए बी अगर रिलेशन में है और साथ में बी सी भी रिलेशन में है तो आपको ये इम्प्लाई करेगा कि ए सी बी क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो देखो कैसे समझते हैं, अगर मान लो 1 रिलेटेड टू 2 है उसी नंबर से, 2 रिलेटेड टू 3 है, मैंने बोला था कि रिलेशन का पैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इम्प्लाइज करेगा कि 1 भी रिलेटेड होगा किससे बाबू, 3 से होगा, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो ऐसे पे देखिए सभी एलिमेंट के लिए ए बी सी कहाँ होंगे, ए में होंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसी बात को कोई ऐसे भी लिख सकता था, रिलेशन आर इक्वल टू ए टू ए सच दैट, यहाँ पर आप ए बी लिख सकते हैं, सच दैट ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स से। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते थे इस रिफ्लेक्सिव वाले को, ठीक है। इसी तरह सिमेट्रिक को भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे आगे, आप यहाँ तक समझे। रिलेशन यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या है, ऐसा रिलेशन जिसमें एक रिलेशन आप बना रहे थे वो रिलेशन क्या हो जाए आपका, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए पहला, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए एंड ट्रांजिटिव हो जाए, तो इसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इन पे एक क्वेश्चन होगा, बोला है कि टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, टी एक सेट है सभी ट्रायंगल का एक प्लेन में जिसमें कि एक रिलेशन आर है, वो ऐसा रिलेशन है कि T1 T2 के बीच में रिलेशन है, ऐसा कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, यानी T1 T2 के बराबर है। तो शो करिए कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बस सही क्वेश्चन है। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन कैसा है भाई, पहले तो सेट देख लेते हैं, सेट ए नाम दे देते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन, प्लेन में सभी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो आर कैसा रिलेशन है भाई, आर T1 टू T2 है, ठीक है, ऐसा रिलेशन दिया है, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। इतनी बातें बोली है आपसे, ठीक है। और ये भी बोला कि T1 T2 किस में है, T1 एंड T2 बिलोंग्स द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी जो सेट है ट्रायंगल्स का उसमें ये बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें हैं। तब एक चीज़ देखो भाई, रिलेशन दो ट्रायंगल के बीच में है ना, और ये ट्रायंगल क्या है, प्लेन में है ऑल ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब जानिए, कॉन्ग्रुएंट मतलब जस्ट बराबर। आप पढ़े होगे 10th में SAS साइड एंगल साइड, ASA SS, उस पेज पर हम बताते हैं कि एग्जैक्ट इक्वल शेप है, यानी एकदम बराबर है। ये 5 का अगर ये वाला है, अगर ये 5 है, 6 है, 7 है, तो ऐसा दूसरा भी ट्रायंगल 5, 6, 7 का होगा। ये T1 था, ये T2 था, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंस टू T2, आप ये बोलते थे उस समय, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हो। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, रिफ्लेक्सिव हमें दिखाना है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, भाई दो ट्रायंगल्स सेम होने चाहिए, मगर मैं T1 में रिलेशन बना दूँ तो क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, होगा कि नहीं, होगा ना, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या T2 आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, होगा भाई, कॉन्ग्रुएंस होगा, क्योंकि भाई एक ही ट्रायंगल है, आप उसी के बीच में रिलेशन देख रहे हो, वो कैसा रिलेशन देख रहे हो, कॉन्ग्रुएंस का तो होगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर T1 रिलेटेड है T2 से, है भाई, ये मिल गया, ये है रिलेटेड, तो क्या ये, अब मुझे बताओ, अगर ये T1 इसके बराबर है तो क्या ये T2 इसके बराबर नहीं होगा, भाई दोनों सेम है, एग्जैक्ट इक्वल है, तो T2 भी क्या होगा, T1 के बराबर होगा फॉर ऑल T1, यहाँ पर लिख दीजिए फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स इन सेट ए। सेट ए का नाम हमने क्या रख दिया है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हो फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स ए, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ट्रांजिटिव कैसे बताओगे भाई, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है ये सोचिए।
तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है भाई कि अगर मान लो वहाँ पे अब 3 ट्रायंगल्स आप सोचोगे, एक T1 था, एक T2 था, एक आपका T3 था, ये इससे कॉन्ग्रुएंस, तो क्या बोलेंगे T1 रिलेटेड टू T2 बोल सकते हैं बात को। दूसरी बात ये भी इससे रिलेटेड है, ये दिया रहेगा T2 रिलेटेड टू T3, ठीक है। तो क्या ये चीज़ें इसके बराबर नहीं होंगी? होगा भाई, आप समझ सकते हो। 5 सबका मान लेना हाइट साइड, ठीक है। तो ये देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ऑटोमेटिक ये इसके बराबर नहीं हो गया ना। तो हम इतनी बातें बोल सकते हैं। ये भी क्या होगा ट्रांजिटिव। और यहाँ पे क्या होगा फॉर ऑल मतलब सभी ट्रायंगल के लिए, जो भी हम ट्रायंगल ले रहे हैं वो सेट ए में होंगे। ये सभी ट्रायंगल के लिए कंडीशन है, इसीलिए स्पेशल है भाई, है कि नहीं। तो यहाँ तक आपने समझा कंसेप्ट। एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे हो रहा था ऑपरेशन, ठीक है। रिलेशन एक कंडीशन पे होता है, बिना कंडीशन का नहीं होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या था कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और सेट क्या था ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या इक्विवेलेंस क्लास या सब डिवीजन ऑफ सेट। सब डिवीजन मतलब सेट को हमने 2 छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, या जैसे भी पार्ट्स में बांटा। तो देखो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, एक रिलेशन है ए से बी के बीच में, सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी भाई 2 है ए माइनस बी को कटा दे रहा है, यही कंडीशन है। देख लिया ना कंडीशन क्या होना चाहिए, आप दोनों को घटाओ और 2 से कटने वाला होना चाहिए तभी सही है। तो ये बोला है कि यहाँ पर ए बी बिलोंग जेड, और ए बी किस में बिलोंग कर रहे हैं जे में, ठीक है। ये भी क्या है एलिमेंट्स है भाई, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ये बात आती है, ये समझना जरूरी है। तो देखो पहले आप कोई पेयर बना के एग्जाम्पल की तरह समझ लो, ठीक है। अगर मान लो मैं 2 0 लेता हूँ तो काम बन जाएगा 2 - 0 कट जाएगा। अगर मैं 0 2 लूँ तो भी क्या होगा, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 और 1 लूँ तो काम बन जाएगा, -2 और 0 लूँ तब भी काम बन जाएगा, 4 - 6 लूँ तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे मैं रैंडम सोच रहा हूँ, आप भी सोच सकते हो बैठ के, ठीक है, काम बन जाएगा। तो एक चीज़ तुम्हें इसमें लग रहा होगा कि भाई जब भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं कुछ ले रहा हूँ तो यहाँ पे चीज़ देख रहा हूँ यार, हमेशा 2 इवन आ रहा है या 2 ऑड आ रहा है, ये 2 ऑड आ रहा है, ये 2 इवन आ गया, ये 2 इवन आ गया, ये 2 ऑड आ गया। भाई इसका मतलब क्या है कि इवन वाले इवन के साथ ही मिल रहे हैं और ऑड वाले ऑड के साथ मिल रहे हैं, तो यही बात है, ठीक है। तो इवन का मतलब क्या हुआ, 2 किसको कटाएगा भाई, इवन ही नंबर को कटाएगा। तो आप ये पढ़े होगे इवन में से माइनस इवन करेंगे तो इवन आएगा, ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तो इवन आएगा। लेकिन क्या ऑड में से इवन करेंगे तो इवन आएगा, नहीं आएगा, नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, प्रैक्टिकली समझने का ज़्यादा प्रयास करो जीवन में, ठीक है, कोई चीज़ तब आइडिया लगता है। तो 2 से कटने का मतलब इवन नंबर चाहिए, तो हमें एक आइडिया लग रहा है कि भाई इवन वाले सिर्फ इवन के साथ मिले हैं और आड वाले आड के साथ रिलेशन में है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक सेट ई होगा और एक सेट ओ होगा। ई वाले एलिमेंट यानी ई के जो भी एलिमेंट हैं वो सब आपस में रिलेटेड थे। आपस में रिलेटेड का मतलब जैसे एग्जांपल 2 रिलेटेड 2 था, 2 रिलेटेड +- 2 था। अब यहाँ पर इवन का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर है, ठीक है, याद रखिएगा। 4 वाला आपके साथ 0 के साथ था, यही बात है ना, ठीक है, +- भी हो सकता है। तो इतनी बातें आप समझिए। अब आड वाला देखो तो आड वाला आड के साथ रिलेटेड है, जैसे +-3 हो सकता है इसके साथ रिलेशन में, -1 -3 के साथ रिलेशन में, ठीक है, बातें क्लियर है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर, यानी आड वाला आड के साथ रिलेशन में है, ठीक है। तो एक सेट ई हो गया, एक सेट ओ हो गया। तो ई ने क्या किया भाई, जो मेरा पूरा सेट था जेड यानी ऑल इंटीजर वाला सेट, ऑल इंटीजर वाला सेट था, वो टूट गया। कितने पार्ट में, एक इवन इंटीजर एक ऑड इंटीजर में। इवन का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट भी रहेगा और निगेटिव वाला भी रहेगा। ऑड का मतलब समझ रहे हो, ऑड इंटीजर का मतलब आप, ऑड का मतलब क्या होगा कि जो 2 से ना कटे। तो ऑड वाले ने एक ग्रुप बना लिया, इवन वाले ने एक ग्रुप बना लिया, तो इसी को क्या बोलेंगे, सब डिवीज़न ऑफ सेट। यहीं पे क्या हो गया, सेट का सब डिवीज़न हो गया और पार्टीशन हो गया। क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, ठीक है। और ये देखो अब तुम बोलोगे क्या इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कुछ मिलेगा, सोच रहे हो कि इंटरसेक्शन कुछ मिल जाए। देखो ई आप भर दिन निकालोगे कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, मिलेगा 5 ना, क्योंकि भाई इसमें इवन है इसमें ऑड है। अगर तुम सोच रहे हो कि क्या मुझे यूनियन में ऑड से यूनियन करा दें तो क्या मिलेगा,
जेड मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा, सभी इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये देखो, ये जो दोनों सेट है ना, सब डिवीजन ऑफ सेट या पार्टीशन ऑफ सेट, ठीक है, इनका आप नेम भी दे सकते हो। A1 लिख सकते हो, इसको भी क्या लिख सकते हो, A2 लिख सकते हो। ठीक है, A1 में एलिमेंट क्या होगा आप समझोगे बाद में, ठीक है, बताया जाएगा। अब देखो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अभी आपने पार्टीशन या सब डिवीजन ऑफ सेट समझ लिया है, एक इवन बना एक ऑड बना, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। ये जो दोनों सेट मिले ना आपको, इसमें डिसजॉइंट होंगे। इवन के एलिमेंट्स इवन से मिले होंगे, ऑड के एलिमेंट ऑड से ही मिल के रिलेशन बनाए होंगे। इतनी बातें आप कर सकते हो। अब देखो दूसरा चीज़ कि अगर मैं बोलूँ एक एलिमेंट मेरा 0 है, तो 0 किसके साथ रिलेशन होगा। देखो 0 मेरा +-2 +-4 ऐसे चलता रहेगा कि नहीं भाई। प्लस के साथ भी एक बार बना सकता है, देखो कैसे भाई, घटाओगे तो 2 मिलेगा, 2 से कट जाएगा, हो सकता है ना, ये भी 2 से कट जाएगा, तो एक ऐसे होगा। यानी 0 वाला जो एलिमेंट है वो सब इवन से मिल रहा है सिर्फ। अभी मैं बोल दूँ 1 का, तुम बना के दिखाओ, 1 किससे मिलेगा, तो देखोगे 1 +-3 +-5 +-7, आप इनको घटा के देखना। ठीक है, ऐसे ही आप घटाओगे तो आपकी वैल्यू वही आएगी, देखो 2 आएगी, इसको भी घटाओगे तो इवन आएगा, यानी 2 से कट जाएगा। तो एक चीज़ देख रहे हो कि 1 जो है वो 3, 5, 7 से मिल रहा है, यानी ऑड नंबर से मिल रहा है। लेकिन ये जो 0 है किससे मिल रहा है, इवन नंबर से। तो 0 ने किसको ला दिया, इवन नंबर को ला दिया, इवन नंबर के साथ रिलेशन बना लिया। 1 ने किसके साथ ले लिया, 3 के साथ। ठीक है, अगर मान लो तुम 2 सोच रहे हो, 2 से मैं बनाऊँ, चलो 2 से ही बना लो, ठीक है, ऐसे बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि 2, 4, यहाँ पर देखो 2, 4, 6, ठीक है। तो अब ये जो 1 है, 1 किसके साथ रिलेशन में है, ऑड नंबर 3, 5, 7। 0 किसके साथ रिलेशन है, इवन नंबर में। 2 किसके साथ रिलेशन है, सिर्फ इवन नंबर में। ऐसे ही 3 लोगे तो 3 किसके साथ रिलेशन में होगा, ऑड नंबर में। ठीक है, बातें समझ गए। अब कोई बोलेगा सर जी 0 क्या 2 और 2 में रिलेशन हो सकता है भाई। 2 - 2 0, 0 2 से कटता ही है, 0 किसी नंबर से कट जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझ में आता है कि भाई एक एलिमेंट होगा जो जेड का ही होगा, जेड का ही एलिमेंट होगा, और बाकी एलिमेंटों से वो रिलेशन बनाता होगा, किसी पार्टिकुलर सेट वाले एलिमेंटों से रिलेशन बनाता होगा। वही 0 वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। वही 1 वाला एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास। तो उस 0 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन होगा ये भी देख लीजिए। तो ये +-2 +-4 +-6 +-8 अभी चलता रहेगा। ठीक है, तो 0 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन होगा, ये होगा इक्विवेलेंस क्लास, समझ गए। 1 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन होगा, ये देखिए 1 में +-3 +-5 +-7 ऐसे बढ़ता रहेगा। ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया आपका। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या बताता है कि कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट जेड का 0 वो किसी पार्टिकुलर ग्रुप सेट ऑफ एलिमेंट से रिलेशन बनाता हो, वही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास। तो 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ऑल इवन इंटीजर। समझ गए, ऑल इवन इंटीजर। हम इसको A1 भी बोल सकते थे। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया A2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ऑल ऑड इंटीजर। ठीक है, अब तुम सोचोगे ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया, ये 0 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया, क्या इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा, इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन होगा, नहीं होगा, पाई आएगा भाई, क्योंकि इसके क्लास में ये लोग इसके क्लास में ये है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास का अगर डिफिनीशन आपको समझना है तो वहाँ पर होगा, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझ गए। ठीक है, तो आप इक्विवेलेंस क्लास समझ गए होगे बेटर तरीके से। कोई एलिमेंट लेते हैं जेड का और वो एलिमेंट पार्टिकुलर एलिमेंट से रिलेशन बनाता है, और जो वो पार्टिकुलर एलिमेंट होंगे वो पार्टिकुलर सेट के होंगे। ये देखो सेट ऑफ ऑल, ये सेट किसका हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ये सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। लेकिन जैसे ही यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा इनका, अगर आप यूनियन ले लोगे तो आपका इंटीजर आ जाएगा कि नहीं। यही तो बात है, समझ में आने की बात है। अब देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं,
जीरो को हम बोल सकते हैं 2r के बराबर, ठीक है। 2r मतलब r की जगह पर आप इंटीजर कोई लीजिएगा, r बिलोंग z, यानी कोई इंटीजर होगा 1 2 3। इसी तरह आप 1 को क्या बोल सकते हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो ये होगा 2r + 1। r क्या होगा यहाँ पे, r बिलोंग इंटीजर, यानी r इंटीजर होगा 1 2 3 4 -1 +1, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब ये 0 हो गया, तो इसको आप A1 भी बोल सकते थे, सब डिवीजन ऑफ सेट हो सकता है ना, सब डिवीजन ऑफ सेट है, या इवन भी, ये इवन का पेयर होगा, इवन का सेट होगा, ये ऑड का होगा, तो इसका नाम A2 आप रख सकते हो, सब डिवीजन ऑफ सेट A2, ठीक है। तो ऐसे आप बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम और इसे बेटर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो एक रिलेशन है A और B के बीच में, 3 डिवाइड्स कर रहा है A - B को, जहाँ पे ए बी किस में, इंटीजर में, ए बी बिलोंग्स जे, इंटीजर, और रिलेशन भी क्या है, जेड में ही है, यानी जेड से जेड में ही रिलेशन है। कोई पूछेगा भाई कैसे रिलेशन बना रहे हो, जेड से जेड में बना रहा हूँ, यानी दोनों ही आपस में सेम है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो अगर मैं सोचता हूँ तो रिलेशन में क्या होगा, 3 0 6 0, मैं बस आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे जो चीज़ें लोगे ना, तो लास्ट में देखो यहाँ पर 0 मैंने सेम लिया है, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि 0 सेम रहे, इनको घटाओगे तो 3 से कटेगा। अब दूसरा देखो, देखो ये वाला ऐसे आप बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैंने लास्ट एलिमेंट बी को सेम रखा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों सेम रखूँगा, अभी समझ में आएगा आपको। अब देखो दूसरा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, मैंने 0 लास्ट में सेम रखा है, क्यों रखा है अभी सोचा होगा आपने। मैंने बताया था इक्विवेलेंस क्लास, यानी 0 मैंने मान लिया है एलिमेंट एक था जो जेड में था, वो किसके साथ मिला तो आप देखोगे 3 6 9, यानी ये 3 के मल्टीपल वाले नंबर से मिला है। तो 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ ऑल, मल्टीपल ऑफ ऑल 3 दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मल्टीपल ऑफ ऑल 3, जितने भी 3 के मल्टीपल थे उनसे मिल गया। तो 0 का इक्विवेलेंस क्लास में क्या हो जाएगा आपका एलिमेंट, 3 -3 भी हो सकता है, +-6 +-9, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये मिल गया। अब मैंने 1 क्यों लिया सेम, क्योंकि मैंने बता रहा था इक्विवेलेंस क्लास में क्या करते थे, एक पार्टिकुलर एलिमेंट को वहाँ से लेते थे और देखते थे किसके साथ रिलेशन में है। तो 1 देखो, 4 7 10 13, ठीक है। तो वो कैसा एलिमेंट होगा इस 1 का, तो 1 में क्या होंगे, 3r + 1 के टाइप के होंगे, 3r + 1 के टाइप के होंगे, जहाँ पे r क्या होगा, r की वैल्यू आपकी इंटीजर हो सकती है। जैसे देखो 1 रखोगे तो 4, -1 रखोगे तो क्या है पॉसिबल, नहीं, -1 से -2, हाँ ठीक है, हो जाएगा। क्या यहाँ पर -2 1 का रिलेशन नहीं हो सकता था, हो सकता था, ये माइनस भी हो सकता था, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह 2 का ले लो, तो 1 में कौन कौन, कैसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे देखो 4 7 10 13, तो ये कि नहीं क्लास, क्या ये क्लास इससे मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, आप खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। अब 2 वाले का देख लेते हैं, 2 वाले का इक्विवेलेंस क्लास तो क्या होगा, 3r + 2, r बिलोंग जेड, ठीक है, वेयर r बिलोंग जेड। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, देखो 5 8 11, ऐसे चलता रहेगा, इधर भी चलेगा, निगेटिव पार्ट भी लेंगे ना, ऐसे इधर भी चलेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को कैसे करना है, ठीक है। आप इसमें निगेटिव वाला भी दिखा सकते हो, कोई निगेटिव वाला ले लो, ठीक है। जैसे -1 रिलेटेड टू, ठीक है,
हो सकता है ना आपस में। देखो यहाँ पर आर की वैल्यू -1 रखो तो -3 + 2 -1, -1 2 से रिलेटेड है, ठीक है। बातें समझ में आ गई, ठीक है आपको। तो अब एक चीज़ देखो, ये वाला सेट, यानी जो ये सेट में एलिमेंट है ऐसे, और इसमें ऐसे एलिमेंट है और इसमें ऐसे एलिमेंट है, ये कभी नहीं मिलेंगे, कतई नहीं मिलेंगे, आप खोजते रह जाओगे। तो इसका हमने नाम दे दिया, एक पार्टीशन A1 था या सब डिवीज़न A1 था, इसका नाम मैंने A2 A3, ठीक है। तो A3 के एलिमेंट्स क्या होंगे, ये A2 के ये, तो A2 भी एक इक्विवेलेंस क्लास है, किसका? A2 इज़ ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ Z। Z को हमने छोटे पार्ट में बांट दिया। क्यों बांटा? एक कंडीशन के तहत कि एक एलिमेंट हमने उसमें से चुराया और वो एलिमेंट कुछ पार्टिकुलर लोगों से ही रिलेशन बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि क्या सर जी A1 इंटरसेक्शन A2 कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, पाई कतई नहीं मिलेगा, आप पूछते रहे। क्या A2 इंटरसेक्शन A3 मिलेगा? नहीं। तीनों का भी कर लोगे तो पाई मिलेगा। अगर तीनों का हम यूनियन कर दें तो क्या मिल जाएगा? Z मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका? Z मतलब समझ रहे हो बात को, क्या मिल जाएगा? Z, ठीक है। Z मतलब जो इंटीजर पर हम रिलेशन बना रहे थे वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये तीनों सेट क्या है? म्यूचुअली डिसजॉइंट, यानी आपस में तनिक भी नहीं मिल रहा है। यही क्या है? सब डिवीजन है उस सेट का, यानी Z का छोटा सा पार्ट है ये वाला, ये एलिमेंट्स जो आपस में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी इंटरसेक्शन पाई है उनका। इंटरसेक्शन क्या है? पाई है। क्या है? पाई है। समझ को विकसित करिए बेटर तरीके से। तो आपसे पूछ सकता है अगले दिन की 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो आप लिख सकते हो 1 का क्या होगा, तो ये 2। ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो है भाई म्यूचुअली डिसजॉइंट है। अगर मैं इनका यूनियन बनाऊंगा तो क्या ये बराबर होगा? ये इंटीजर देगा तो देगा भाई। अब ये भी एक दिन पूछ सकता है आपसे कि क्या A1 = A2 होगा? नहीं होगा भाई। A1 एक क्लास है, A2 दूसरा क्लास है, आपस में कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए होगा ही नहीं इक्वल, ठीक है। तो यहाँ तक आपने बातें समझा, रिलेशन जाना, फंक्शन जाना, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास, पार्टीशन या सब डिवीजन ऑफ सेट जान लिया, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनीशन समझा कि कोई एक एलिमेंट ये होता है, वो पार्टिकुलर लोगों से एलिमेंट रिलेशन बनाता है, वो पार्टिकुलर एलिमेंट का सेट ही क्या है? इक्विवेलेंस क्लास है, या पार्टीशन है, या सब डिवीजन ऑफ ए सेट, यानी इस सेट Z का टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है। समझ गए? तो अगले क्लास में इससे बेटर और कुछ पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।